बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो है एमडी कैट के पास्ट पेपर्स। इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पिछले ईयर्स में आए हैं। तो इसमें से हम 500 एमसीक्यूज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के एमसीक्यूज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है कि सेल्यूलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ। जो सेल्यूलोज होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है किसका? ऑप्शन ए प्राइमरी वाल, ऑप्शन बी सेकेंडरी वाल, ऑप्शन सी मिडिल लेमिला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी वाल, क्योंकि अगर प्राइमरी वाल की कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें 60 to 70% सेल्यूलोज होता है। उसके बाद MCQ नंबर 2, द आउटर मोस्ट लेयर इन अ टिपिकल प्लांट सेल वुड बी। जो प्लांट की सेल है उसमें आउटर लेयर कौन सी होगी? ऑप्शन ए प्राइमरी सेल वाल, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेल वाल, ऑप्शन सी मिडिल लेमिला, ऑप्शन डी सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी सेल वाल। जब भी हम प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके सबसे इनसाइड सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके आउटसाइड मिडिल लेमिला, फिर प्राइमरी सेल वाल। जो एंड में मोस्ट आउटर लेयर होगी ना वो सेकेंडरी सेल वाल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेल वाल। उसके बाद नंबर 3 पे एमसीक्यूज आता है, अ प्लांट सेल वाल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पिछले ईयर्स में आया है। तो प्लांट की सेल वाल में कौन सा कंपोनेंट मोस्टली होता है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, लिपिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज। अगर प्लांट की सेल वाल की कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 60 to 80% तकरीबन होता है वो सेल्यूलोज होता है। नंबर 4 पे एमसीक्यूज है, द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वाल विच इज़ फॉर्म इज़ कॉल्ड। जो सेल वाल की पहली लेयर बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वाल ए, ऑप्शन बी सेकेंडरी वाल, ऑप्शन सी मिडिल लेमिला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए प्राइमरी वाल। जब भी प्लांट के अंदर सेल वाल की फॉर्मेशन होगी तो उसमें सबसे पहले जो बनेगी वो प्राइमरी वाल बनेगी। उसके बाद नंबर 5 पे एमसीक्यूज आता है, सेकेंडरी सेल वाल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिग्निन। उसके बाद नंबर 6 पे एमसीक्यूज आता है, जो ये एमसीक्यूज है नंबर 6 पे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पिछले ईयर्स में मोस्टली आ चुका है। द सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है दो प्लांट सेल्स के दरमियान वो कौन होता है? तो इसका ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हेमी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी मिडिल लेमिला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिडिल लेमिला, क्योंकि मिडिल लेमिला प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल के बीच में होती है। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, तो इसलिए ये ऐड करती है एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। ये आपको एमसीक्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद नंबर 7 पे एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पास में आ चुका है कि जो प्लांट का सेल है उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल वॉल।
जब भी आप देखेंगे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, सेल वॉल, ये सिंथ टेक्स्ट बुक की एक लाइन है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है सेल वॉल ऑफ फंगाई कंटेन। जो सेल वॉल फंगाई की होती है उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकेन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काइटिन। अगर फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट काइटिन होता है। अगर प्लांट की देखेंगे तो उसमें सेल्यूलोज होता है। उसके बाद नंबर 9 पे MCQs आता है कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। कौन से कंपोनेंट है जो सेकेंडरी सेल वॉल के होते हैं? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज ओनली, ऑप्शन डी मैग्नीशियम, कैल्शियम, साल्ट्स एंड पेक्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, साल्ट्स एंड पेक्टिन। क्योंकि हमने पढ़ा है प्राइमरी सेल वॉल के कंपोनेंट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज होते हैं और सेकेंडरी के मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नंबर 10 पे MCQs है सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय। सेल वॉल की सीक्रेशन कहाँ से होती है? सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये 11 MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है जो पिछले ईयर्स में आ चुका है। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज अ। अगर किसी भी सेल से सेल वॉल रिमूव कर देंगे, अगर उसमें एब्सेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन सी सिम्प्लास्ट, ऑप्शन डी इपीप्लास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल अगर रिमूव कर देंगे किसी भी सेल से तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। और उसके बाद नंबर 12 पे MCQs है रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट सेल इज ड्यू टू। जो रेक्टेंगुलर शेप प्लांट की होती है वो किस वजह से? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सेल वैक्यूल, ऑप्शन सी साइटोस्केलेटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैक्यूल। वैक्यूल की वजह से प्लांट की शेप रेक्टेंगुलर होती है। उसके बाद 13 MCQs है विच हैज़ हाई एफिनिटी फॉर वाटर, लिग्निन, सेल्यूलोज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज। उसके बाद ये नंबर 14 पे जो MCQs है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो पिछले ईयर्स आ चुका है। राइबोसोम कंबाइन विथ mRNA और कार्ड। जब भी राइबोसोम mRNA के साथ अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन सी पॉलीसोम, ऑप्शन डी पॉलीसोमिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉलीसोम। यानी जब भी राइबोसोम mRNA के साथ अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे पॉलीसोम। उसके बाद नंबर 15 पे MCQs है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल आर द नेम ऑफ। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल किसके नेम है? RNA के, न्यूक्लियस के, DNA के या यूकैरियोटिक राइबोसोम के? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा RNA। RNA को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट MCQs है उसको डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 18 पे राइबोसोम आर केमिकली कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राइबोसोम केमिकली किस चीज़ के बने हुए हैं? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs है जो पिछले ईयर्स में आ चुका है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी बोथ A एंड C, यानी प्रोटीन और RNA। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। राइबोसोम में जनरली RNA भी आता है और प्रोटीन भी आते हैं तो इसलिए हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद
नंबर 19 पे जो MCQs है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले ईयर्स में ये भी आ चुका है। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ टू राइबोसोमल यूनिट्स, यानी कौन सा आयंस है जो दो राइबोसोमल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन सी क्लोराइड आयन, ऑप्शन डी सोडियम आयन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन। जो राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल और दूसरा लार्ज। स्मॉल कप शेप होता है और लार्ज डोम शेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन, जो आपस में दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद नंबर 20 पे MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम, यानी राइबोसोम और सेंट्रियोस, इसके अलावा सेंट्रियोस भी होता है और वैक्यूल भी, एक्सेप्ट ओनोप्लास्ट। तो इन तीनों में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नॉन बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राइबोसोम। उसके बाद नंबर 21 पे आता है 60S एंड 40S सब यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल। एस का मतलब है सेगमेंटेशन, जब 60 और 40 आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे। इसमें मोस्टली बच्चों का ख्याल होता है कि 60 और 40 आपस में कंबाइन होकर 100S बनाएंगे, लेकिन ये सरासर गलत है ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 110 बनाएंगे। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, कैसे बनते हैं इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 110। उसके बाद नंबर 22 पे MCQs है, which of the following is synthesis by free floating ribosome of cytoplasm in human। कौन सा है जो राइबोसोम के फ्री फ्लोटिंग में सिंथेसिस करता है। DNA पॉलीमरेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सिलेवरी अमाइलेज, सिलेवरी लिपेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज। उसके बाद ये जो 23 MCQs है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पिछले ईयर्स में आ चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल, पोलिसोम, सिस्टर्निया, डी काइटिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोसोल, क्योंकि साइटोप्लाज्म के दो पोर्शन रहते हैं, एक साइटोसोल दूसरा इनक्लूजन। इनसॉल्युबल पोर्शन को इनक्लूजन कहते हैं और जो सॉल्युबल पोर्शन है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोसोल। उसके बाद नंबर 24 पे जो MCQs है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Enzymes that are integral part of ribosome which are involved in the synthesis of which of the following molecule। जो एंजाइम राइबोसोम के पार्ट्स होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं। ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जो राइबोसोम के अंदर एंजाइम होंगे वो कौन से मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कराएंगे, प्रोटीन के। उसके बाद नंबर 25 पे MCQs है, डैश डैश इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ सेल। सेल का जो हेवीएस्ट पार्टिकल है वो कौन सा है। ऑप्शन ए गोल्गी एपरेटस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, क्योंकि अगर हम सेगमेंटेशन रेट या वेट देखेंगे तो सबसे जो हेवीएस्ट पार्टिकल होगा न्यूक्लियस होगा। अगर लाइट टेस्ट पार्टिकल पूछेगा तो राइबोसोम होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पास न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन है सीव ट्यूब सेल। उसके बाद इन एनिमल एटिक क्रोमोसोम इन गैमेट्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन एनिमल मसल सेल। अगर एनिमल के एटिक क्रोमोसोम है गैमेट्स में तो उसमें मसल में कितने होंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 होंगे। उसके बाद जो नंबर 28 पे MCQs आता है वो ये है,
The number of nuclear ports is highly variable in eukaryotic cells because cell size, number of chromosome level in gene expression, size of nucleus, maturation. जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि इसका सेल साइज की वजह से। विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस इज नॉट ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियस के लिए ट्रू नहीं है। ऑप्शन है नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड्री, ये भी सही है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस में भी, ये भी करेक्ट है। कंपोज ऑफ टू रीजन का कंपोज होते हैं। यहाँ डी हेरिडिटरी सेंटर, हेरिडिटरी सेंटर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। उसके बाद if an organism has diploid number 360, what is haploid number। अगर 360 है डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड कितना होगा 18। उसके बाद 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम नेम इज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 23rd पेयर जो क्रोमोसोम का मेल में होता है वो क्या होता है। पॉलीमार्फिक होता है, होमोमार्फिक होता है, हेट्रोमार्फिक होता है या ऑटोमार्फिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेट्रोमार्फिक। क्यों? क्योंकि डिफरेंट होते हैं 23rd पेयर, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। एक्स वाई क्या हो गए, हेट्रो यानी डिफरेंट शेप, दोनों की क्या होती है डिफरेंट शेप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेट्रोमार्फिक। उसके बाद नंबर 32 पे एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो पिछले ईयर्स में आ चुका है। कौन से सेल की स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ज़्यादा आरएनए का मिकदार होता है। ऑप्शन ए सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस को ही हम आरएनए फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद नंबर 33 पे है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पिछले ईयर्स आ चुका है। ऑल द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स आर कॉल्ड। अगर सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जो दूसरे क्रोमोसोम है उनको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ऑटोसोम, ऑप्शन बी एरोसोम्स, ऑप्शन सी माइक्रोसोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑटोसोम। और उसके बाद 34 पे एमसीक्यू पे आते हैं, सोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो सोमेटिक सेल्स होता है ह्यूमन को उसमें कितने पेयर्स होते हैं, 23 ऑप्शन होगा। उसके बाद जो जो मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना उसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसके सिर्फ जस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो 35 पे एमसीक्यूज है, बेस टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरआरएनए। कौन सा ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरआरएनए की फॉर्मेशन में। पिछले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा है कि आरआरएनए की फैक्ट्री कौन सी होती है, याद करें न्यूक्लियोलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियोलस। उसके बाद नंबर 36 पे एमसीक्यूज आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तकरीबन एवरी ईयर आता है। तो द सॉल्युबल शेप ऑफ द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल इज, इसमें साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। उसके बाद फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस, राइबोसोमल सिंथेसिस की फैक्ट्री कहाँ होती है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। राइबोसोमल की फैक्ट्री क्या होगी, न्यूक्लियस होगी, लेकिन आरएनए की फैक्ट्री क्या होगी, न्यूक्लियोलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, न्यूक्लियस होगा। उसके बाद नंबर 38 पे एमसीक्यूज आता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैविंग पोर्स। जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है उस कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको पोर्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। उसके बाद 39 पे एमसीक्यूज आता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये भी इसका फंक्शन है, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग की यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो ये भी इसका करेक्ट है। ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम प्लाज्मा, यह भी करता है। ऑप्शन डी सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं करता बल्कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके बाद नंबर 40 पे एमसीक्यूज आता है, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेश इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। कौन से स्ट्रक्चर से या इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स होती है जो प्रोटीन की सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट करती है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन बी साइटोस्केलेटन, ऑप्शन डी सी गोल्गी apparatus, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ब्रीफली पूछे कि कौन सा, तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्योंकि साइटोस्केलेटन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और गोल्गी apparatus पैकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद जो नंबर 41 पे एमसीक्यू है वो है, विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ये कौन से स्ट्रक्चर फॉल्स है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के लिए? ऑप्शन ए सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इज स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्म कैल्शियम एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम मसल सेल्स, ऑप्शन सी चेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल cause sarcoplasm reticulum to become more permeable calcium and sarcoplasm reticulum is found, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 42 पे आता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग इम्यून कार्ड फ्लो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है वो सबको फ्लो करती है, किस चीज़ से सिवाय? माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ग्लूकोज एंड सॉफ्ट गोल्गी बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी जो जब साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, तो उसमें वाहिद ऑर्गेनेल रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जिसकी मूवमेंट नहीं होती, उसके अलावा सबकी मूवमेंट होती है। उसके बाद सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म से, क्यों? इट कंटेन सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, it contain glycogen, oxygen binding protein, myoglobin, all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए कंटेन सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। उसके बाद 45 एमसीक्यूज आता है, देश आर द स्टोरेज बॉडी फॉर इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लिए स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है? ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन बी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कैल्शियम की स्टोरेज करता है। उसके बाद नंबर 46 पे एमसीक्यूज आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज नॉट इन्वॉल्व। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता? ऑप्शन ए हार्मोन सेक्रेशन, ऑप्शन बी डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन सी कन्वर्शन ऑफ एमआरएनए टू अमीनो एसिड, ऑप्शन डी लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, इसकी फॉर्मेशन में क्या रोल नहीं होता है। उसके बाद 47 पे एमसीक्यूज आता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, बी मैकेनिकल, सी सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, डी आर ऑफ दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, इस ये सिंथेसिस नहीं करता एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये काम होता है गोल्गी बॉडी का। उसके बाद नंबर 49 पे एमसीक्यूज आता है,
special tubular membrane which separate the material present in endoplasm vacuum from the cytoplasm material viscous। जो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है जो एंडोप्लाज्म वैक्यूम में साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी सिस्टर्निया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन सी क्रिस्टल। करेक्ट ऑप्शन हो गया सिस्टर्निया। उसके बाद नंबर 50 पे एमसीक्यू होता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म वैक्यूम। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये हम पिछले में पढ़ चुके हैं। उसके जो 50 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसके बाद हम ब्रीफली जो दूसरे एमसीक्यूज हैं हम वो नेक्स्ट पार्शन में डिस्क्राइब करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।